नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का रॉयल एजुकेशन क्लासेज में। जिससे कि आपको पता है, पिछली क्लास में हमने मगध साम्राज्य महाजनपदों के बारे में देखा था। मगध साम्राज्य में हम हर्यक वंश के बारे में देख रहे थे। हर्यक वंश का संस्थापक कौन था? बिंबिसार। मगध साम्राज्य का कार्यकाल कब से कब तक माना जाता है? 544 बीसी से लेकर 323 बीसी तक। ठीक है। मगध साम्राज्य के अंतर्गत हम 3 वंश के बारे में पढ़ेंगे, हर्यक वंश, शिशुनाग वंश और नंद वंश, जिसमें हमने हर्यक वंश को कंप्लीट कर लिया है। एंसेंट हिस्ट्री की इसी सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए आज हम देखेंगे शिशुनाग वंश के बारे में, शिशुनाग वंश या नाग वंश। शिशुनाग वंश के फाउंडर कौन थे? शिशुनाग, इसी वजह से इसका नाम क्या पड़ता है? शिशुनाग वंश। ठीक है। इसने अवंती के राजा चंद्रप्रद्योत को हराया था। ठीक है। शिशुनाग ने क्या किया? जो अवंती के राजा था, अवंती के राजा कौन थे? चंद्रप्रद्योत, उसको हराते हैं। इसने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र से वैशाली ट्रांसफ़र की थी। और जो शिशुनाग है वो अपनी राजधानी पहले पाटलिपुत्र थे, उससे कहाँ ट्रांसफ़र करते हैं? वैशाली तक। उसके बाद में आता है कालाशोक। कालाशोक उपाधि काकवर्ण की। ध्यान रखना, कालाशोक को उपाधि किसकी दी गई थी? काकवर्ण की। इसने अपनी कैपिटल वैशाली से वापस पाटलिपुत्र ट्रांसफ़र कर ली। ठीक है। शिशुनाग तो क्या करता है, अपनी जो कैपिटल थी वो पाटलिपुत्र से वैशाली ट्रांसफ़र करता है, पर जो कालाशोक थे वापस अपनी जो कैपिटल थी वो वैशाली से वापस पाटलिपुत्र ट्रांसफ़र कर लेता है। ठीक है। और जो द्वितीय बौद्ध संगति हुई थी वो किसके काल में हुई थी? कालाशोक के काल में संपन्न हुई थी। ध्यान रखना, तो द्वितीय बौद्ध संगति इसी के शासनकाल में हुई थी। फिर देखिए, इस वंश का अंतिम शासक कौन था? महानंदन। ये ध्यान रखना। ठीक है। इस वंश का अंतिम शासक कौन है? महानंदन। किसका? शिशुनाग वंश का। इसके बाद हमारा अगला टॉपिक आता है नंद वंश। ठीक है। फाउंडर कौन थे इसके? नंद वंश के? महापद्मनंद। ठीक है। नंद वंश के फाउंडर कौन थे? महापद्मनंद। ये कैसे थे? एक शूद्र। ध्यान रखना, ये कैसे थे? एक क्षुद्र थे। ध्यान रखना, कौन? महापद्मनंद क्या थे? एक क्षुद्र थे। फर्स्ट नॉन क्षत्रिय डायनेस्टी। ध्यान रखना, जो नंद वंश थी वो कैसी थी? पहली नॉन क्षत्रिय डायनेस्टी थी। ठीक है। उपाधि देखिए, जो महापद्मनंद है इसको कौन कौन सी उपाधि थी? तो सर्व छत्रांकक। ध्यान रखना, ठीक। कौन कौन सी उपाधि थी? सर्व छत्रांतक। इसका मतलब होता है कि क्षत्रियों का नाश करने वाला। ठीक है। क्षत्रियों को नाश करने वाले की उपाधि यानी सर्व छत्रांतक की उपाधि किसको धारण थी? महापद्मनंद के पास थी। भार्गव भी बोला जाता है इसको, भार्गव यानी द्वितीय परशुराम। ठीक है। द्वितीय परशुराम क्यों बोलते हैं? क्योंकि इन्होंने क्या किया? क्षत्रिय थे, उनका नरसंहार किया था। एक छत्र एक राट की उपाधि भी इसको दी गई। किसको? महापद्मनंद को। ठीक है। ध्यान रखना, कौन कौन सी उपाधि महापद्मनंद को? सर्व छत्रांक, भार्गव और एक क्षत्रिय एक राट। ठीक है। कौन से वंश का संस्थापक है? महापद्मनंद नंद वंश का संस्थापक था। ठीक है। इसने क्या किया? साउथ की तरफ अपने एम्पायर का विस्तार करने वाला मगध का पहला शासक था। ध्यान रखना, मगध का पहला शासक था जिसने साउथ की ओर विस्तार करना चालू कर दिया था। ठीक है। उसके बाद में आता है महापद्मनंद के बाद में आता है घनानंद। घनानंद नंद वंश का अंतिम शासक था। ठीक है। घनानंद क्या था? नंद वंश का क्या था? अंतिम शासक था। इसके समय में अलेक्जेंडर ने भारत की नॉर्थ वेस्ट बाउंड्री पर अटैक किया था। ध्यान रखना, घनानंद। ठीक है। घनानंद क्या था? कि नंद वंश का अंतिम शासक था। और इसके समय में भी अलेक्जेंडर ने, ठीक है, किसके समय? घनानंद के समय अलेक्जेंडर ने क्या किया? भारत की जो नॉर्थ वेस्ट बाउंड्री, ठीक है, उत्तर पश्चिमी जो दीवार है उस पर अटैक किया था। और घनानंद को चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने गुरु चाणक्य की मदद से हराया व मगध में मौर्य साम्राज्य की नींव डाली। ठीक है। घनानंद को किसने हराया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने। किसकी सहायता से? अपने गुरु चाणक्य की मदद से हराया व मगध में मौर्य साम्राज्य की नींव डाली थी। किसने? चंद्रगुप्त मौर्य ने। ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य बाद में क्या करता है? घनानंद को हराकर अपने मौर्य साम्राज्य की नींव डालता। अब देखिए, अगला टॉपिक है हमारा भारत पर विदेशी आक्रमण। ठीक है, कि भारत पर विदेशियों ने किन किन ने आक्रमण किया। ठीक है। तो सबसे पहले देखेंगे ईरानी या पर्शियन अटैक, ईरानी या पारसियों का अटैक, और दूसरा ग्रीक या यूनानियों का अटैक। सबसे पहले देखते हैं ईरानी या पर्शियन अटैक। ठीक है। ईरान या पर्शिया में क्या था? हकमनी साम्राज्य था। उसका फाउंडर कौन था? साइरस सेकंड। ठीक है। ईरानी पर्शिया में कौन शासन कर रहा था? हकमनी साम्राज्य था। हकमनी साम्राज्य का फाउंडर कौन है? साइरस सेकंड था। उसका पुत्र था डेरियस फर्स्ट। डेरियस फर्स्ट जो सेनापति, डेरियस फर्स्ट का सेनापति कौन था? साइक्लस था। ने 516 बीसी में इंडिया की नॉर्थ वेस्ट बाउंड्री पर अटैक किया, वे गांधार को जीत दिया। ठीक है। और डेरियस फर्स्ट के सेनापति कौन थे? साइक्लस थे। उसने 516 बीसी में क्या इंडिया की नॉर्थ वेस्ट बाउंड्री पर अटैक किया, वे गांधार को क्या कर लिया? जीत लिया। अब देखिए, ईरानी आक्रमण का क्या प्रभाव पड़ा? भारत पर जो ईरानी आक्रमण हुआ था उसका क्या प्रभाव पड़ा? राजनीतिक प्रभाव नहीं पड़ा। ईरानी आक्रमण को राजनीतिक प्रभाव नहीं पड़ा था। आर्थिक प्रभाव में देखिए, इंडिया व ईरान के बीच ट्रेड क्या हो गया? बढ़ गया। ठीक है। आर्थिक प्रभाव में क्या हुआ? जो इंडिया व ईरान के बीच अब ट्रेड क्या हो गया? बढ़ने लगा। सांस्कृतिक क्या प्रभाव पड़ा वो देखते हैं।
ईरानी लिपि अरेमाइक भी खरोष्टी का भारत में आगमन हुआ। ठीक है, ध्यान रखना, जो खरोष्टी लिपि अरामाइक लिपि है ना, और जो ईरानी लिपि उसका भारत में आगमन किन के कारण हुआ था? ईरानी आक्रमण के कारण। ठीक है, ईरानी मूर्तिकला का भारत में क्या हुआ? आगमन हुआ, जिससे क्या हो गया? सांस्कृतिक एकीकरण ही बढ़ा। ठीक है, ईरानी मूर्तिकला का भारत में आगमन हुआ और सांस्कृतिक एकीकरण बढ़ा। उसके बाद में देखिए ग्रीक या यूनानी अटैक। ठीक है, ग्रीक यूनानी अटैक में देखते हैं, इसमें देखिए मकदूनिया। ठीक है, मकदूनिया साम्राज्य था, उसका फाउंडर कौन था? फिलिप सेकंड था। ठीक है, यूनान या ग्रीक में जो मकदूनिया का फाउंडर कौन था? फिलिप सेकंड था। उसका पुत्र था अलेक्जेंडर। ठीक है, इसके अलेक्जेंडर के गुरु का नाम क्या है? अरिस्टोटल। ध्यान रखना, एग्जाम पूछा जाता है ना कि अलेक्जेंडर के गुरु का नाम क्या था? अरिस्टोटल। ठीक है, अलेक्जेंडर खैबर दर्रा के रास्ते से भारत प्रवेश करता है। अलेक्जेंडर खैबर दर्रे के रास्ते से भारत में प्रवेश करता है। 326 बीसी में इंडिया की जो नॉर्थ वेस्ट बाउंड्री पर होते हुए अलेक्जेंडर भारत में प्रवेश करता है। वहाँ झेलम तट पर पोरस से इसका युद्ध होता है। ध्यान रखना। ठीक है, 326 बीसी में जो इंडिया की जो नॉर्थ वेस्ट बाउंड्री थी उस पर होते हुए वहाँ झेलम नदी के तट पर पोरस से इसका युद्ध होता है। किसका? अलेक्जेंडर का। ठीक है, इस युद्ध का नाम पड़ता है हाइडा स्पीस का युद्ध। ठीक है, इस युद्ध को क्या बोला जाता है? हाइडा स्पीस का युद्ध। इस युद्ध में अलेक्जेंडर की जीत हुई, लेकिन पोरस की वीरता से प्रभावित होकर अलेक्जेंडर ने पोरस को उसका राज्य वापस कर दिया। ठीक है, ठीक है, हाइडा स्पीस के युद्ध में तो विजयी कौन होता है? विजयी तो कौन होता है? अलेक्जेंडर होता है। लेकिन पोरस की जो वीरता को उससे प्रभावित होकर अलेक्जेंडर ने क्या कर दिया? पोरस को उसका राज्य वापस दे दिया। उसके बाद में देखिए ग्रीक और यूनानी उनका भारत पर क्या प्रभाव पड़ा? ग्रीक या यूनानी आक्रमण का भारत पर क्या प्रभाव पड़ा? तो इनका भी कोई राजनीतिक प्रभाव नहीं पड़ेगा, आर्थिक प्रभाव में क्या पड़ेंगे? नए ट्रेड रूट की खोज हो जाएगी। ठीक है, नए नए व्यापार मार्गों की खोज होगी। इंडिया व यूरोप के बीच ट्रेड क्या होगा? बढ़ने लगेगा। वेस्टर्न रीजन्स में अर्बनाइजेशन आ जाएगा। ठीक है, जो पश्चिमी क्षेत्र है ना, उसमें क्या हो जाएगा? अर्बनाइजेशन या शहरीकरण की घटना बढ़ेगी। एग्जाम्पल जैसे अलेक्जेंड्रिया। ठीक है, अब देखिए संस्कृति पर क्या प्रभाव पड़ा। अब देखिए संस्कृति पर क्या क्या प्रभाव पड़ा। तो सांस्कृतिक एकीकरण बढ़ेगा, गांधार शैली का भारत आगमन होगा और भारत में यूनानी कला लिपि का आगमन होगा। ठीक है, सांस्कृतिक प्रभाव में क्या हो गया? सांस्कृतिक एकीकरण बढ़ा, गांधार शैली का भारत आगमन हो गया और भारत में यूनानी कला या लिपि का आगमन हुआ। अब देखिए 600 बीसी के धार्मिक आंदोलन का कारण क्या? ठीक है, तो 600 बीसी के आसपास जो धार्मिक आंदोलन होने लगा उनका रीज़न क्या था? क्यों हुए थे वो? तो देखिए सबसे पहले था धार्मिक कारण, फिर राजनीतिक कारण, सामाजिक कारण, आर्थिक कारण। ठीक है, धार्मिक कारण में देखते हैं धार्मिक कारण क्या क्या थे। तो सनातन धर्म में आडम्बर या कर्मकांड ज़्यादा बढ़ गए थे। ठीक है, सनातन धर्म में आडम्बर और कर्मकांड ज़्यादा बढ़ गए थे, अंधविश्वास भी बढ़ गया था और ब्राह्मणी व्यवस्था का वर्चस्व भी बढ़ गया था। ठीक है, ब्राह्मणवादी व्यवस्था का वर्चस्व भी बढ़ गया था। सामाजिक कारण देखते हैं, सामाजिक कारण कौन कौन से थे। तो जातिवाद की समस्या बढ़ गई थी, छुआछूत की समस्या बढ़ गए थे, महिलाएं व दलितों की कैसी स्थिति थी? दयनीय स्थिति हो गई थी 600 बीसी के आते आते। ठीक है, कई निम्न वर्ग भौतिक रूप से समृद्ध थे, लेकिन उन्हें समाज में उचित सम्मान प्राप्त नहीं था। ठीक है, कुछ कुछ निम्न वर्ग ऐसे थे जो भौतिक रूप से है ना, जिनके पास मतलब धन दौलत संपत्ति थी, पर क्या उन्हें समाज में कोई उचित स्थान नहीं मिला, उनके साथ भेदभाव किया जाता था। ठीक है, उसके बाद में देखिए आर्थिक कारण क्या थे। आर्थिक कारण में देखिए तो एग्रीकल्चर स्टार्ट हो गया था। ठीक है, ट्रेड एंड कॉमर्स के लिए सहयोग की ज़रूरत थी, जबकि सनातन धर्म में उस समय संघर्ष की स्थिति। ठीक है, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन बढ़ गया था ना, ट्रेड और व्यापार और वाणिज्य के लिए सहयोग की ज़रूरत थी, पर सनातन धर्म में तो क्या हो गया था? संघर्ष बढ़ गया था, संघर्ष की स्थिति पैदा हो गई। ठीक है, उसके बाद सनातन धर्म में कई व्यवसायों को करने की अनुमति नहीं थी। ठीक है, कई व्यवसाय ऐसा था जिनको करने की अनुमति नहीं थी, जैसे ब्याज नहीं लेना है ना, इंटरेस्ट ना लेना। बट ब्याज के लेन देन के लिए भी फाइनेंस सिस्टम का विकास नहीं होगा। ठीक है, अगर ब्याज नहीं लेंगे तो ब्याज के लेन देन के बिना फाइनेंशियल सिस्टम का विकास नहीं होगा। ठीक है, तो ये भी आर्थिक कारण भी मौजूद था। अब देखिए राजनीतिक कारण। राजनीतिक कारण में देखें तो साम्राज्य विस्तार के कारण वार व हिंसा का बढ़ना। ठीक है, साम्राज्य को विस्तार होने लगा था तो वार व हिंसा बढ़ गई थी। इसके यहाँ तरसठ संप्रदाय का उदय होता है। तरसठ संप्रदाय का उदय होता है जिसमें से दो प्रमुख संप्रदाय थे, बौद्ध और जैन धर्म। ठीक है, तो हम बौद्ध व जैन धर्म के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो हमने क्या क्या देखा था, कौन कौन से कारण थे इनके उदय होने के। तो 600 बीसी के धार्मिक आंदोलन के कारण कौन सा? धार्मिक कारण थे, सामाजिक कारण थे, आर्थिक कारण थे और राजनीतिक कारण थे। धार्मिक कारण देखा था अंधविश्वास का बढ़ना, ब्राह्मणवादी व्यवस्था का बढ़ना, सनातन धर्म का आडंबर बढ़ना। ठीक है, सामाजिक में छुआछूत जातिवाद आ जाएगा ना। आर्थिक कारण में क्या होगा? कुछ कुरीतियाँ थी, मतलब है ना, आपस में सबका समान स्थान नहीं था, इंटरेस्ट ना लेना। ठीक है, ठीक है, इंटरेस्ट नहीं लेंगे तो जो फाइनेंशियल सिस्टम वो मजबूत होगा नहीं। चौथा रीजन था राजनीतिक कारण। ठीक है, राजनीतिक कारण साम्राज्य का विस्तार होने लगा था तो आपस में वार व हिंसा का बढ़ने
युद्ध और हिंसा की स्थिति उत्पन्न हो गई थी। तो उस समय 63 संप्रदाय का उदय होता है, जिसमें से 2 प्रमुख संप्रदाय कौन कौन से, बौद्ध व जैन धर्म। ठीक है, तो आप पढ़ेंगे बौद्ध व जैन धर्म के बारे में। अब देखिए बौद्ध धर्म, ठीक है, बौद्ध धर्म बुद्धिज्म। ठीक है, अब देखते हैं बौद्ध धर्म के बारे में। बौद्ध धर्म ये बुद्धिज्म। ठीक है, बौद्ध धर्म का परिचय में देखिए फाउंडर कौन थे, गौतम बुद्ध थे। ध्यान रखना, गौतम बुद्ध को क्या बोला जाता है, लाइट ऑफ एशिया। ठीक है, एशिया का प्रकाश किसको बोला जाता है, महात्मा बुद्ध को। ठीक है, सबसे पहले उनको ही ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ध्यान रखना, तो सबसे पहले जो ज्ञान की प्राप्ति हुई थी वो किसको हुई थी, महात्मा बुद्ध को। ठीक है, जिनको लाइट ऑफ एशिया बोला जाता है। ठीक है, अब इनका जन्म कब होता है, बर्थ। ध्यान रखना, 563 BC में। बचपन का नाम इनका क्या होता है, सिद्धार्थ है। ध्यान रखना, बुद्ध धर्म से प्रत्येक एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, इसलिए बौद्ध धर्म इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, तो बर्थ कब होता है महात्मा बुद्ध का, 563 BC में। बचपन का नाम क्या था इनका, सिद्धार्थ था। प्लेस, इनका जन्म स्थान कौन सा है, लुम्बिनी। ठीक है, लुम्बिनी साक्य रिपब्लिक में इनका जन्म होता है। फादर कौन थे इनके, पिताजी का नाम क्या था इनके, शुद्धोधन था। माता कौन थी इनकी, महामाया। ठीक है, इनके पिताजी कौन थे, शुद्धोधन थे। इनकी माता कौन थी, महामाया। ठीक है, इनके एक संरक्षक था जिसका नाम था गौतमी। ठीक है, तो गार्जियन संरक्षक कौन थी इनकी, गौतमी थी। गौतमी इनकी क्या लगती थी, इनकी मौसी थी। ठीक है, पत्नी का नाम इनके क्या, यशोधरा था। पुत्र का नाम क्या था, राहुल। ठीक है, पुत्र का नाम राहुल था। गुरु कौन थे इनके, अलार कलाम। ध्यान रखना, इनके गुरु कौन थे, अलार कलाम। और इनके जो प्रथम शिष्य थे वो कौन थे, आनंद और उपाली। ध्यान रखना, ठीक है, तो इनके प्रथम शिष्य कौन थे, आनंद और उपाली इनके प्रथम शिष्य थे। और बौद्ध संघ में शामिल होने वाली महिलाएं कौन थी, गौतमी। ये ध्यान रखना, ठीक है, बुद्ध संघ में शामिल होने वाली जो महिला कौन थी, कौन सी महिला शामिल हुई थी बुद्ध संघ में, वो कौन थी, गौतमी। ठीक है, अब देखिए इनकी कुछ घटना है ना, इनका जन्म लेने से रिलेटेड, इनके घर त्यागने से ज्ञान की प्राप्ति हुई, उससे रिलेटेड कुछ घटना है, उनको देखिए क्या क्या नाम लिया गया। ठीक है, गृह त्याग। ठीक है, इन्होंने 29 वर्ष की आयु में अपना गृह त्याग कर दिया था। ठीक है, इस घटना को क्या बोला जाता है, महानिस्वीक्रमण। ठीक है, क्या बोला जाता है, महानिस्वीक्रमण बोला जाता है। ठीक है, तो इनके बारे में एक बार और देख लेते हैं। ठीक है, बुद्ध के बारे में। ठीक है, बौद्ध धर्म के बारे में। फाउंडर कौन है, गौतम बुद्ध, लाइट ऑफ एशिया। सबसे पहले ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। जन्म 563 में होता है। बचपन नाम सिद्धार्थ। विलेज कौन सा था, लुम्बिनी साक्य रिपब्लिक में जन्म होता है इनका। फादर शुद्धोधन, माता महामाया। गार्जियन कौन थी, गौतमी या मौसमी। पत्नी यशोधरा, पुत्र राहुल। गुरु कौन थे, अलार कलाम। और प्रथम शिष्य कौन थे इनके, आनंद या उपाली। ठीक है, और बुद्ध संघ में शामिल होने वाली महिला कौन थी, गौतमी। अब देखिए फिर इनको 35 वर्ष की आयु में ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है, जिसको क्या बोलते हैं, निर्वाण। ध्यान रखना, इनके जो गृह त्याग की घटनाओं क्या बोलते हैं, महाविनिष्क्रमण। ठीक है, और ज्ञान की प्राप्ति क्या बोलते हैं, निर्वाण। ठीक है, कितनी एज में, 35 ईयर की एज में इनकी ज्ञान की प्राप्ति होती है। कहाँ होती है, निरंजना या फाल्गु नदी के तट पर पीपल वट या वृक्ष। ध्यान रखना, ठीक है, नदी का नाम क्या है, निरंजना या फाल्गु नदी के किनारे होती है। कौन से वृक्ष के नीचे, पीपल या वट वृक्ष के नीचे इनको ज्ञान की प्राप्ति होती है। और ज्ञान की प्राप्ति होती है उसको क्या बोलते हैं, निर्वाण। ठीक है, बुद्ध अपना प्रथम उपदेश कहाँ देते हैं, सारनाथ में। ध्यान रखना, ठीक है, बुद्ध अपना प्रथम उपदेश कहाँ देते हैं, सारनाथ में देते हैं। ठीक है, और इस घटना को क्या बोलते हैं, धर्म चक्र परिवर्तन। ठीक है, जो बुद्ध अपना प्रथम उपदेश देते हैं उस घटना को क्या बोलते हैं, धर्म चक्र परिवर्तन बोलते हैं। और प्रथम उपदेश कहाँ देते हैं, सारनाथ में। ठीक है, बुद्ध ने सबसे अधिक उपदेश कहाँ दिए हैं, ये भी ध्यान रखना। अब तो कहाँ दिए हैं, श्रावस्ती में। ठीक है, तो बुद्ध ने सबसे अधिक उपदेश कहाँ दिए हैं, श्रावस्ती में दी थी। ठीक है, बुद्ध ने अंतिम उपदेश कहाँ दिया है, वो कहाँ दिया, कुशीनगर में। ध्यान रखना, सबसे अधिक उपदेश तो कहाँ दिए बुद्ध ने, श्रावस्ती में दिए थे, और अंतिम उपदेश कहाँ दिया था, कुशीनगर में। ठीक है, फिर 483 BC में इनकी क्या होती है, मृत्यु हो जाती है। कहाँ होती है, कुशीनगर, तो वर्तमान में यूपी में पड़ता है। ठीक है, इस घटना को क्या बोलते हैं, इनकी मृत्यु होती है उस घटना को बोलते हैं महापरिनिर्वाण। ठीक है, बुद्ध ने गृह त्याग के समय बुद्ध से प्रभावित होने वाली घटनाएं कौन कौन सी हैं, तो सबसे पहले उन्होंने बुद्ध जा रहे थे तो उनको क्या मिला था, रास्ते में बीमार व्यक्ति मिलता है। ठीक है, फिर एक वृद्ध व्यक्ति मिलता है, फिर एक मृत व्यक्ति मिलता है, एक फिर सन्यासी मिलता है। इन सभी घटनाओं को देखते हुए बुद्ध क्या होता है, सन्यासी बनने की सोच लेते हैं और वो ज्ञान के मार्ग की खोज में निकल जाते हैं। अब देखिए बुद्ध के जीवन से संबंधित प्रतीक, बुद्ध के जीवन से संबंधित प्रतीक देखते हैं कौन कौन से हैं। ठीक है, तो जन्म। ठीक है, बुद्ध के जन्म का प्रतीक क्या है, लोटस या वुल। ठीक है, सांड या कमल। ठीक है, तो बुद्ध के जन्म का प्रतीक क्या है, सांड या कमल। गृह त्याग है ना, गृह त्याग के प्रतीक तो ध्यान रखना, गृह त्याग का प्रतीक क्या है बुद्ध का, हॉर्स। क्योंकि जब महात्मा बुद्ध ज्ञान की खोज के मार्ग में निकलते हैं तो वे अपने घोड़े से जाते हैं। ठीक है, इस वजह से गृह त्याग का प्रतीक क्या है, हॉर्स। और ज्ञान की प्राप्ति आपको पता है किसके नीचे होती है, बट वृक्ष या पीपल के वृक्ष नीचे। इस वजह से ज्ञान का प्राप्ति का प्रतीक क्या है, बट वृक्ष या पीपल वृक्ष। प्रथम उपदेश को क्या बोलते हैं, धर्म चक्र परिवर्तन। ठीक है, ठीक है, इसका संकेत क्या है, पहिला। ठीक है, वहील, ध्यान रखना। ठीक है, जब बुद्ध की मृत्यु हुई तो किस में, स्तूप बनाया गया था। ठीक है, तो मृत्यु का जो प्रतीक है वो क्या है, स्तूप है ना। फिर आता है बुद्ध दर्शन, फिलोसफी ऑफ बुद्धा की।
अब देखिए बुद्ध दर्शन क्या है ना, बुद्ध दर्शन में देखें तो 4 आर्य सत्य हैं। 4 आर्य सत्य कौन कौन से देखिए, दुख है, ठीक है, दुख है। पहला आर्य सत्य क्या है, दुख है। दूसरा क्या है, दुख का कारण है, ठीक है, अगर दुख है तो दुख का भी कोई कारण है, ठीक है, अगर दुख है तो उसका निवारण भी है, ठीक है। तो तीसरा आर्य सत्य क्या है, दुख का निवारण, और चौथा क्या है, दुख निवारण का मार्ग, ठीक है। तो दुख निवारण का मार्ग कौन सा है, मध्यम मार्ग, ठीक है, मध्यम मार्ग, ठीक है, इसको बोलते हैं अष्टांगिक मार्ग, आल 8 फोल्ड पाथ, ठीक है, अष्टांगिक मार्ग, ठीक है, ठीक है। अगर दुख है तो उसका निवारण करने के मध्यम मार्ग अपना लो, ठीक है। अब देखिए अष्टांगिक मार्ग है ना, अष्टांगिक मार्ग क्या है, तो अष्टांगिक मार्ग में 8 चीज़ें, सम्यक दृष्टि, ठीक है, अच्छी सोच अच्छी दृष्टि रखो, यानी राइट ऑब्जर्वेशन, ठीक है, सम्यक संकल्प ना, ठीक है, राइट डिटर्मिनेशन, संकल्प कैसा होना चाहिए, सम्यक अच्छा संकल्प होना चाहिए, सम्यक बाग, ठीक है, जो बोलने की स्पीच कैसी होनी चाहिए, अच्छी होनी चाहिए, एक अच्छे वे में होनी चाहिए, ठीक है, सम्यक कर्म होना चाहिए, अपना कर्म है जो अच्छा रखो, सम्यक जीवन, एक अच्छा जीवन अपनाओ, सम्यक स्मृति, राइट मेमोरी, सम्यक ध्यान, राइट मेडिटेशन, और सम्यक व्यायाम यानी राइट एक्सरसाइज, ठीक है। आज की क्लास को हम यहीं समाप्त करते हैं, नेक्स्ट क्लास में इसके आगे का टॉपिक हम पढ़ेंगे, ठीक है।